वेलकम टू केसीबी जेड क्लासेस। मैं पवन चौधरी। जैसा कि अपन एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी के बाद में अपन ने पढ़ी थी एयर के साथ में ऑक्सीजन, फिर पढ़ी थी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड, मतलब एसिड के साथ में भी अपन ने रिएक्शन पढ़ ली, हाइड्रोजन के साथ में भी अपन ने रिएक्शन पढ़ ली थी। उसके बाद में सल्फेट्स अपन ने पढ़ लिए। फिर आगे हम बात करते हैं, देखो आगे हमकी बात चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अंदर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। देखो लिक्विड अमोनिया के अंदर सॉल्युबिलिटी है, इधर तो हम बात करते हैं एल्कली मेटल की और इधर बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल की। ठीक है, तो देखो सॉल्युबिलिटी की कैसे बात करेंगे कि एक तो आपकी जो एल्कली मेटल है और एल्कली अर्थ मेटल है उनकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एल्कली मेटल ये क्षार धातु है, ये लिक्विड अमोनिया के साथ में, लिक्विड NH3 के साथ में एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाती है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है बनाती है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया के साथ में विलय होकर के और क्या बनाती है, नीले कलर का सॉल्यूशन बनाती है। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये कैसा होता है, प्रबल अपचायक। ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक एवं कैसा होता है, एवं चालकता प्रदर्शित करता है, एवं चालकता प्रदर्शित करता है। चालकता होता है, चालक होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। किसके अंदर, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है लिक्विड अमोनिया के साथ में जो बना हुआ ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो क्या शो करता है, एक तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसके अंदर चालकता होती है, विद्युत चालकता होती है और ये प्रबल अपचायक होता है। इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का जो रीजन है, ब्लू कलर जो आता है उसका रीजन क्या है, किसकी वजह से आता है ब्लू कलर। तो इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या आता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन इसके अंदर आता है। कैसे, जैसे हम रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे आपका ये तो मेटल है और इसके साथ में ये आपकी मेटल और इसके साथ में मान लो ये आपका जो अमोनिया है उसको सॉल्युबल करते हैं, तो ये क्या बनता है, मेटल के साथ में एक तो बनता है आपका NH3X, ठीक है, ये NH3X और ये प्लस, और एक बनता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ से एक, ये X और Y क्या है, ये अमोनिया के साथ, अमोनिया के मोल्स है कि इतने मोल्स, जैसे 2 मोल्स होते हैं, 3 मोल्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे अमोनिया के ये क्या है, मोल्स उपस्थित है। तो ये अमोनिया के मोल्स, एक तो आपको पता है जो मेटल होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है इसके साथ में यहाँ पे अमोनिया के 2 मोल है, एक X मोल एक Y मोल। तो मेटल के साथ में एक तो कैटायन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कैटायन है इसके साथ में एक अमोनिया का मोल और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ में जो बचा हुआ मोल है अमोनिया का वो यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही यहाँ पे क्या आता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है। इसी की वजह से ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विद्युत चालक होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है किसका, ये ब्लू कलर का जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है अमोनिया का, ये कैसा होता है, ये अनुचुंबकीय होता है, ये अनुचुंबकीय होता है, ये अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, जो तनु विलयन है वो तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी सांद्रता, यदि हम इसकी कंसेंट्रेशन है वो 3m से ज्यादा बढ़ाते जाते हैं तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, तांबे कांसे के जैसा हो जाता है, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा,
यहाँ तो अनुचुंबकीय होता है, लेकिन सांद्रता बढ़ाने पर जो सॉल्यूशन है वो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन 3m से ज्यादा बढ़ाने पर, कंसंट्रेशन 3m से ज्यादा बढ़ाने पर ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये कैसा हो जाता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज कलर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन जब डाइल्यूट कंसंट्रेशन है, डाइल्यूट है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय नेचर का होगा। यदि इसकी कंसंट्रेशन को हम 3m से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो ये जो विलयन है, कौन सा, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, तांबे कांसे के रंग का हो जाता है, और जो सॉल्यूशन है पहले अनुचुंबकीय था, पैरामैग्नेटिक नेचर का था, ये कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। फिर कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। तो आपको सीधा से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सॉल्युबिलिटी के, जो लिक्विड अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके कारण होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इसी के लिए ये प्रबल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, प्रबल अपचायक की तरह भी बिहेव करता है। तो ये तो आपकी बात होती है एल्कली मेटल की। एल्कली अर्थ मेटल की यदि हम बात करते हैं तो एल्कली अर्थ मेटल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों लिक्विड अमोनिया के साथ में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है और इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। आईपी की वैल्यू तो इसकी क्या होती है, ज्यादा, और साइज क्या होता है, छोटा। साइज छोटा और आईपी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण ये जो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन आना चाहिए था बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ में, ये नहीं आता है। इसके बाद में जो बचे हुए हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये आपके क्या है, तीनों के तीनों ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो देते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिस तरीके से यहाँ भी डाइल्यूट सॉल्यूशन था वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, यहाँ भी आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसका भी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो डाइल्यूट कलर, ये जो ब्लू कलर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है, ये कभी जब फैड होने लग जाता है, ये कलर है ये फैड होने लग जाता है। इस कलर फैड होने का रीजन है आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मेटल के एमाइड फॉर्मेशन के कारण, धातु एमाइड बनने के कारण, धातु एमाइड बनने के कारण ये जो कलर है ये फैड होने लग जाता है। ये धातु एमाइड कैसे बनते हैं, देखो जिस तरीके से, जैसे आपका ये सोडियम है ये रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ में, तो यहाँ पे ये 2NaNH2 प्लस H2 हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है, सोडामाइड, ये क्या होता है, सोडामाइड। तो आपको इसका रीजन सीधा सा पूछा जाता है कि ब्लू कलर का हल्का होने का कारण है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो हल्का पड़ जाता है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे धातु के एमाइड फॉर्मेशन के कारण ये कलर है वो कैसा होने लग जाता है, फैड होने लग जाता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ तो जो तनु विलयन था इसकी कंसेंट्रेशन जब हमने बढ़ाई तो ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हुआ था, लेकिन इसी के साथ में यदि यहाँ पे जो आपके एल्कली अर्थ मेटल हैं इनकी कंसेंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं, इनकी कंसेंट्रेशन को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पर यहाँ भी ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये ब्रॉन्ज कलर का होने लग जाता है। यहाँ भी कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पर जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ये कैसा होने लग जाता है, ब्रॉन्ज कलर का होने लग जाता है, ब्रॉन्ज कलर का। ठीक है, इसका रीजन आपसे पूछता है कि एल्कली अर्थ मेटल है उनका जो ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज कलर का होने लग जाता है, किसकी वजह से, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्लस्टर फॉर्मेशन की वजह से, क्लस्टर फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे आपका जो ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज कलर का होने लग जाता है। और क्लस्टर फॉर्मेशन धातु समूह के संकुल बनने के कारण, धातु समूह के संकुल बनने के कारण ये क्या हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। तो ये आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल है उनके दो बातें, एक तो
ये इंपॉर्टेंट बात है कि धातु एमाइड के फॉर्मेशन के कारण जो ब्लू कलर है वो फेड होने लग जाता है। सेकंड चीज कि ये ब्लू कलर है वो किसकी वजह से आता है, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ भी ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एक यहाँ पे होता है अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड कैटायन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से यहाँ पर सोडामाइड होता है, सभी जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल है, या अपन ऐसे बोले कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी उनके अंदर जो ब्लू कलर है वो फेड होने लग जाता है। रीजन क्या है, धातु एमाइड बनने के कारण। ठीक है, लेकिन जो लिथियम है वो धातु एमाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, एक्सेप्शन है लिथियम के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लिख देता हूँ, लिथियम है वो आपका NH3 के साथ में रिएक्शन करके और ये बनाता है Li2NH, ये बनाता है लिथियमाइड, लिथियमाइड। और इसी के साथ में यहाँ से भी आपके हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है लिथियम का। बाकी सभी के अंदर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो फेड होने का रीजन होता है धातु एमाइड के फॉर्मेशन के कारण। और बाकी का ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो ब्रॉन्ज कलर में होता है एल्कली अर्थ मेटल के अंदर, उसका रीजन है क्लस्टर फॉर्मेशन। और इसके अंदर जो इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है वो ध्यान रखना डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ये आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया के साथ में आपको इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। इनका जो सॉल्यूशन है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इसी के साथ में ब्लू कलर का होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो सल्फेट की बात करते हैं कि सल्फेट का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन दोनों का पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम Ip की वैल्यू ज्यादा और साइज छोटे होने के कारण लिक्विड अमोनिया के साथ में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और बाकी कैल्शियम, आपका स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों के तीनों ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो देते हैं। ठीक है, और जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो प्रबल अपचायक होता है और इसी के साथ में कैसा होता है, प्रबल अपचायक होने के साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा और कंसंट्रेट सॉल्यूशन है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ये इतनी सी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। फिर अगली हम बात करते हैं सल्फेट की। सल्फेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इधर तो हम बात करते हैं एल्कली मेटल की और इधर एल्कली अर्थ मेटल की। तो देखो इसके अंदर एल्कली जो मेटल है वो सीधा से ध्यान रखना है कि जो एल्कली मेटल होंगी वो M2SO4 टाइप की सल्फेट बनाती है। ये M2SO4 टाइप की सल्फेट बनाती है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, CH2SO4 और ये Rb2SO4, ये सभी मतलब सीधा सा है कि M2SO4 टाइप के सल्फेट बनाएंगे। ये सभी आपको पहले ही बताया था कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है, इसी के साथ में जो कोवलेंट प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है। तो जो ग्रुप में ऊपर आते हैं उनकी कोवलेंट नेचर ज्यादा होती है, और लेकिन जो एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इनकी आयनिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इधर हम बात करते हैं कि एल्कली अर्थ मेटल के अंदर, तो इधर MSO4 टाइप के सल्फेट बनते हैं, MSO4 टाइप के सल्फेट बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4। इनकी जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो आपको पहले बता दिया कि एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है ये किसका है, आयनिक प्रॉपर्टी का, आयनिक प्रॉपर्टी का है। ये सभी के सभी जो सल्फेट हैं वो आयनिक प्रॉपर्टी के होते हैं और इनकी आयनिक प्रॉपर्टी है वो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है। तो ये आयनिक प्रॉपर्टी ऐसे इनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ भी इनकी आयनिक प्रॉपर्टी है वो ये इंक्रीज होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ में जो सल्फेट बन रहे हैं इनकी भी आयनिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी की बात करें हम कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा,
तो सॉल्युबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज है, वो साइज क्या होता है, छोटा। साइज छोटे होने के कारण आपको पहले ही बताया था कि लिथियम है वो क्या होता है कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और उनकी लैटिस एनर्जी कम। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज छोटी होने के कारण इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है किससे, लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी से जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, देखो इनकी जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो तो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उनकी साइज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाइड्रेशन साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं BeSO4, ये आपका MgSO4, CaSO4, SrSO4 और ये BaSO4। तो इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो इस सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है इनका ये होगा, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपके यही रहेगा। आयनिक प्रॉपर्टी और आपकी थर्मल स्टेबिलिटी दोनों का ऑर्डर है वो यही रहेगा। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा। आपने पहले जब हाइड्राइड्स के अंदर पढ़ा था कि हाइड्रोजन के साथ में एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल की जब रिएक्शन पढ़ी थी तो आपने हाइड्राइड्स के अंदर ये देखा था कि टॉप टू बॉटम चलने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है और जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आपको उल्टा ध्यान रखना है कि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है। हाइड्राइड्स के अंदर क्या ध्यान रखना था कि टॉप टू बॉटम चलने पर जो आपकी क्या है थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। दोनों में कंपेरिजन करके ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं इधर कि जो एल्कली मेटल हैं उनके अंदर क्या ध्यान रखना है कि एल्कली मेटल के अंदर जो सल्फेट्स बनते हैं इनके अंदर लिथियम को छोड़ करके बाकी के सभी जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल है एल्कली मेटल, वो फर्स्ट ए ग्रुप के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं सल्फेट्स, वो किसके साथ में है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो सल्फेट्स हैं वो यहाँ पे त्रिसंयोजी सल्फेट के साथ में, त्रिसंयोजी सल्फेट के साथ में, सल्फेट समूह के साथ एलम बनाते हैं। एलम का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे करते हैं देखो, ये M2SO4। अब त्रिसंयोजी सल्फेट कौन से हुए ये भी ध्यान रखना है। जैसे आपका Fe+3 हुआ, Al+3 हुआ, Cr+3 हुआ, ये आपके त्रिसंयोजी ट्राइवैलेंट सल्फेट्स होते हैं। ये आपके इन समूह के साथ में जो फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट्स हैं उनके साथ में एलम का फॉर्मेशन करते हैं। एलम का फॉर्मूला क्या होता है देखो, M2SO4 फिर आपका M-SO4 और ये .24H2, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अपन बात करें K2SO4 Al2SO4, यहाँ पे भी M2 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये M2 तो क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप के सल्फेट है और यहाँ पे मतलब ये तो कैसे होते हैं, एक संयोजी, ये तो एक संयोजी मोनोवैलेंट, और ये जो M2- लिखा है इसका मतलब क्या है, ट्राइवैलेंट, त्रिसंयोजी ट्राइवैलेंट। जैसे हम बात करते हैं पोटेशियम तो आपके एल्कली मेटल है जो मोनोवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट एक संयोजी, इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, +1, एक ही है। लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। तो ये मोनोवैलेंट के साथ में और ट्राइवैलेंट दोनों के साथ में एलम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये होता है आपका एलम। पोटास एलम जिसको बोलते हैं, फिटकरी जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला सीधा से ये होता है K2SO4 का होल थ्राइस और .24H2O, ये आपके पोटास होता है, पोटास एलम, ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखना है कि लिथियम को छोड़कर, लिथियम को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि लिथियम का साइज है वो बहुत छोटा होता है, छोटे साइज के कारण ये क्या नहीं बनाता है, एलम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं।
लिथियम नहीं करता है, क्यों? छोटे साइज के कारण। बाकी के सभी करते हैं, ये छोटे साइज के कारण एल्यूम का फॉर्मेशन नहीं करता है। और बाकी के जो भी एल्कली मेटल है, बाकी सभी इसी तरीके से जैसे पोटास एल्यूम बनाए, सभी के साथ में यही होगा। एम जो पहला वाला एम है वो तो एक से यूज, मतलब उसमें एल्कली मेटल आएंगी, और जो M2 डैश है उसके अंदर ट्राईवैलेंट सल्फेट्स हैं वो आएंगे। ट्राईवैलेंस में आपका Fe+3, Al+3, Cr+3 ये हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आपका टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी छोटी साइज की ज्यादा होती है। छोटा जिसका साइज होगा उससे वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ने के कारण वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाती है और लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक है वो हमारा यही खत्म। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।